सीरीज में ये आपकी अपनी पाठशाला है जिसमें हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस टॉपिक से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक पहला वीडियो आ चुका है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में मैं यहां आपको बता करके लिंक करके ही आगे की चीजें बताऊंगा, लेकिन आप चाहे तो वो दूसरा पहले वो वीडियो देख सकते हैं, फिर आप यहां आ सकते हैं अगर पार्ट 1 देखना आपको, नहीं तो पार्ट 2 पे भी अगर आप रुके हैं तो टिकिए और हम बात करते हैं कि ये टॉपिक है क्या। तो जैसा कि दिख रहा है आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यूपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस के लिहाज से, स्पेशली मेंस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या बात किया था उसको बताते हुए आज दूसरे वीडियो में इसको हम आगे लेके जाने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे काम करता है। और अभी तक हमने जो बात किया उस पे पहले मैं बता दूं कि हमने बात किया है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से हम चल रहे हैं। व्हाट इज एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो मैं एक लाइन में बताऊं, सरकार द्वारा, स्पेशली केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ फसल के पहले जो अनाउंसमेंट किया जाता है, एक मिनिमम प्राइस का सरकार के द्वारा जो प्रॉमिस दिया जाता है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि किसान भाइयों आप याद रखिए, आप जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके कुल अनाज को हम पहले ही तय कर दे रहे हैं, कम से कम इस प्राइस पे हम आपसे खरीदेंगे, परचेज करेंगे। यही समर्थन मूल्य, पहले से दिया जाने वाला जो ये समर्थन मूल्य है, उसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। तो मेरे ख्याल से न्यूनतम समर्थन मूल्य थोड़ा क्लियर होगा। मिनिमम प्राइस, ठीक है, इसके ऊपर दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, लेकिन इसके नीचे नहीं आएंगे, ये श्योर कर दिया हमने किसान भाइयों को। सरकार ऐसा क्यों करती है, वाई? न्यूनतम समर्थन मूल्य बड़ा साफ दिख रहा है, देश के अंदर खाद्य सुरक्षा लाना है, फूड सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को खाना चाहिए। और खाने के लिए मैंने बताया था 3A, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दूसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फूड, और तीसरा अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड। ये 3A जो इंपॉर्टेंट है, यही मिलकर खाद्य सुरक्षा करते हैं। तो उसका पहला A जो है अवेलेबिलिटी, ये आएगा फार्मिंग से। जब खेती होगी तभी खाद्यान्न उपलब्ध होगा, और खेती तभी होगी जब किसान खेती करने के लिए तैयार होगा। किसान खेती करने के लिए तभी तैयार होगा जब उसे यह पता चलेगा कि उसकी फसल की सबसे अच्छी कीमत मिल जाएगी। इसलिए सरकार एमएसपी देती है, टू प्रमोट फार्मर्स फॉर द कॉज ऑफ फार्मिंग। एक फार्मर को सोचो, बुधई नाम का एक किसान है, उसे पहले से पता चल जाता है कि भाई मुझे अपने इस फसल की यह कीमत मिलेगी, तो हम क्यों ना प्रोड्यूस करें। कौन किसान अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं करना चाहता है? कौन किसान अपने इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाना नहीं चाहता है? और मैं आपको बताऊं, 2018 में मेंस में एमएसपी से ही क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी के मेंस में, कि व्हाट इज एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं, एंड हाउ इट विल रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। किसानों को ये उनके निम्न आय जाल से कैसे बाहर निकालेगा। इस क्वेश्चन की हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे। अभी इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनके लो इनकम ट्रैक, निम्न आय जाल से बाहर निकालता है। अब बात करते हैं, वाई क्लियर हुई, यानी देश के अंदर फूड सिक्योरिटी लाना है, खेती के लिए किसानों को प्रमोट करना है, देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्धता को बढ़ाना है, देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्धता को बढ़ाकर बफर स्टॉक सुनिश्चित करना है, और उसके बाद देश के अंदर क्या जो जरूरतमंद है उन्हें पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई भी करना है। तो ये वाई क्लियर हुआ। व्हेन हमने बताया था, व्हेन में क्या है, कब इसकी शुरुआत हो जाती है। 1965 में 2 इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस, हिंदी में कहते हैं कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, कृषि और मूल्य एवं लागत आयोग उसका नाम है, CACP। और दूसरा के इंस्टीट्यूशन बनता है 1965 में FCI, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम। FCI का नाम सुना होगा, FCI की वैकेंसीज भी निकलती है और FCI के गोदाम भी होते हैं। तो 2 संस्थान बने, CACP और FCI। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की जिम्मेदारी थी खरीदना अनाज और उसको स्टोर करना। CACP की क्या जिम्मेदारी है, धीरे से सरकार के कान में कहना कि सर इस बार इस क्रॉप की इतनी एमएसपी तय कर दो। क्लियर हुआ?
और अब बात हो रही थी, हमने इतनी ही बात किया था और हमने 3 प्राइस की बात की थी। एक खरीद मूल्य, वह मूल्य होता है जिसपे किसानों से अनाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह मूल्य होता है जो सरकार रबी और खरीफ के फसल के पहले अनाउंस करती है। और एक और मूल्य मैंने बताया था, इशू प्राइस, निकासी मूल्य। निकासी मूल्य वह मूल्य होती है जिस पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसानों के साथ साथ गरीबों को अनाज उपलब्ध कराती है। उसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे जाने वाला मूल्य, यानी इशू प्राइस, निकासी मूल्य। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मूल्य होता है जिसपे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनाज उपलब्ध कराती है। किस काम के लिए? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि खरीद मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमेशा अधिक होता है या उसके बराबर हो सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निकासी मूल्य से हमेशा अधिक होता है। और अगर इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन आपको ढूंढना है तो आप इसमें कह सकते हो कि खरीद मूल्य, फिर उससे कम न्यूनतम समर्थन मूल्य और उससे भी कम निकासी मूल्य, इशू प्राइस। ये चीजें मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली वीडियोस में यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, हाउ, कैसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाता है। और मैंने आपको देखिए यह भी बता दिया था किन किन फसलों के लिए जाता है। खरीफ की 14 फसलें, देखिए धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मैश, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, सेसम और नाइजर सीड्स। और इसी से पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था नाइजर सीड्स को लेकर के। और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा और वो क्वेश्चन क्या था प्रीलिम्स में, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी ये क्वेश्चन क्यों आया था। रबी की ऐसे ही 7 क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, ये ठीक है। और कुछ कैश क्रॉप्स हैं जो कैलेंडर ईयर में जाई जाती हैं, यानी 22 + 1 22 फसलें हैं और एक क्या, सुगर केन। तो इतने के लिए जानता। अब सवाल है कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे जारी किया जाता है, तो इस पे बात करते हैं। और इस पे लेके बहुत बहस है किसान भाइयों में, इसको लेकर के बड़ा एजिटेशन होता है। अब बात करते हैं थोड़ा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? सीएसीपी। ये वर्ड आपको एकदम याद होना चाहिए, सीएसीपी। और मैंने कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो बच्चों इसका डिसीजन लेती है कौन? CCEA। ये यूपीएससी में सीधे ये वर्ड क्वेश्चन आया है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था। और अगर किसी ने आरओ दिया हो इस बार का, जो कैंसिल हो गया था, मेरे ख्याल से उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, आरओ के क्वेश्चन भी। और इसके पहले शायद टेट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया हुआ था। तो खैर, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन रिकमेंड कौन करता है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस। हिंदी इसका जाना चाहेंगे तो लिख लीजिए, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, CACP। अब देखो CACP कैसे जारी करता है, किसी किसान को उसके फसल की क्या कीमत मिलनी चाहिए ये कैसे तय हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं CACP का कोई जो चेयरपर्सन है वो रात में सो के उठा और सुबह कहा प्रधानमंत्री जी के सर ये अनाउंस कर दीजिए। CACP के लिए उसने CACP ने MSP के निर्धारण के लिए सर्टेन फॉर्मूले तय किए हुए हैं, कुछ चीजें तय की हुई हैं। अब वो क्या फॉर्मूला है उसको बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, आप खुद तय कीजिए किसी भी वस्तु की कीमत कैसे तय की जाती है। आप ऐसे सोचिए सामान्य भाषा में, भाई एक मार्केट में कोई चीज आप खरीदने गए हैं तो वो इतने रुपए का था, तो क्यों इतने रुपए का तय है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक यह है कि मान लीजिए आप एक ब्रश ही खरीदने गए, टूथब्रश ही खरीदने गए, वो टूथब्रश आपको 50 रुपए में मिल रहा है, तो आपके मन में सवाल आ सकता है ना कि 150 में क्यों नहीं मिल रहा है, या ये 1500 में क्यों नहीं मिल रहा है, और ये 5 रुपए में क्यों नहीं मिल रहा है? 50 ही कैसे तय हुआ? मन में आपके सवाल आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, जिसने भी ये टूथब्रश बनाया है वो किसी कंपनी का ओनर जो है वो समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो यहां लाभ कमाने के लिए बैठा है। तो सवाल ये है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। आप खुद को समझ के देखिए, किसी मान लीजिए टूथब्रश कंपनी के कोलगेट का मान लीजिए टूथब्रश है,
उसके आप ओनर हैं, तो आप दो चीजें सेट करोगे। सर हमने जो घर से लगाया है अपने, वो हमारा निकल जाए, और सर केवल इतना ही निकलेगा तो कहां काम चलेगा, कुछ हिस्सा भी मिल जाए कि हमें लाभ हो। यानी सर जो हमने घर से लगाया है प्लस हमारा लाभ, ये हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस, मुझे इतने में बेच देना है सर। ये उसका कॉन्सेप्ट है, उस टूथब्रश ब्रश के मालिक का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने जो घर से लगाया है वो हमें मिल जाए और हमने कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो गवर्नमेंट कहती है सुनो भाई, मार्केट में जाने से पहले हमारे लिए भी टैक्स लेते आना। तो किसी चीज की कीमत कैसे तय होती है, इसको अगर आपको समझना है तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, मैं कहता हूं मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। अब फैक्टर कॉस्ट का हिंदी होता है लागत मूल्य। मैंने कहा ना, लागत जो लगा है, और इस लागत मूल्य में क्या क्या होता है। मान लो एक ब्रश का मैं अगर उदाहरण लिया था, तो ब्रश की कंपनी का मालिक जो है उसने किसी रेंटेड जमीन पे या बिल्डिंग का किराया लेके अपना फैक्ट्री लगाया होगा, तो उसका वो रेंट जोड़ेगा एक प्रोडक्ट पे। उत्पादन के 4 लागत होते हैं, आपने थोड़ा बहुत समझा होगा क्या, वो लागत क्या होता है, 4 फैक्टर्स होते हैं उत्पादन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, लेबर, कैपिटल पूंजी, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है उद्यमशीलता। और अगर मैं बताऊं किसी चीज की उत्पादन करना, मैंने टूथब्रश ही बताया, तो टूथब्रश में उसके घर से जो जो लगा है, मैं अभी बहुत सामान्य बताऊं, भूमि यानी इसका किराया लगा, लेबर उस टूथब्रश को बनाने में कुछ लोगों ने मेहनत की होगी भाई, उनकी सैलरी तो वो भी जोड़ेगा, कैपिटल पूंजी, अब इस टूथब्रश की कंपनी के लिए उसने कुछ लोन लिया होगा भाई, कैपिटल उसने लिया होगा, तो उस लोन का जो क्या होगा, उस लोन के जो ब्याज का भार होगा, भाई लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट दे रहा होगा ना, ये भी तो उसकी लागत है, इसको भी इसमें जोड़ेगा। फिर वो अपनी मेहनताना एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उसका कह दो रिस्क लिया है तो उसका प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैं कंपनी का मालिक हूं, ब्रश मैं कह रहा हूं मेरा 50 रुपया ब्रश कैसे सेट हो रहा है, ब्रश की कीमत, तो मैंने ब्रश की टूथब्रश का मैं उत्पादन कर रहा हूं, तो मैंने जमीन ले रखा है या बिल्डिंग जहां, उसका रेंट भी मैं जोड़ूंगा अपने लागत में, फिर अपने इंप्लॉयज की सैलरी, उसके वेजेज, उसकी मजदूरी, वो भी मैं जोड़ूंगा, मैंने जो कैपिटल यानी पूंजी ले रखा है, ब्याज का भार, वो भी मैं जोड़ूंगा, और मैं रॉ मटेरियल जो खरीद रहा हूं, रॉ मटेरियल भाई वो भी तो मैं जोड़ूंगा उसका, और फिर मैं खुद इस काम में लगा हूं, मेरी पूरी फैमिली लगी है, तो सर मुझे प्रॉफिट भी तो चाहिए। इन सब को मिला के होता है फैक्टर कॉस्ट। ध्यान में सुने, लागत मूल्य, किसी भी वस्तु की फैक्टर कॉस्ट है, ये क्लियर होगा क्या, किसी भी वस्तु का, ये पेन ही हम बना रहे हैं, वो टूथब्रश ही बना रहे हैं, उसमें जो जो मेरा लगा हुआ है वो निकाल दो, मुझे लाभ दे दो, तो ये हो जाएगा मेरा लागत मूल्य। और लागत मूल्य मिल जाए तो भैया हम उसे मार्केट में बेच दे सकते, यानी मेरे घर से जो लगा जो लाभ। लेकिन बाजार में आने से पहले सरकार कहती है सुनो भाई, हमारे लिए टैक्स लेके आना, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। और आप कोई सामान मार्केट में खरीदने गए होंगे ना, तो उस पर लिखा रहता है MRP, देखा होगा आपने। मान लीजिए इसी ब्रश की कीमत 50 रुपए लिखी हुई है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूडिंग, याद आ रहा है, ऑल टैक्सेस, में लिख दिया रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, यही है इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में अप्रत्यक्ष कर कहते हैं इसको। तो एक फॉर्मूला बनता है, मैं एक इसमें एक और है माइनस सब्सिडी, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल किसी चीज की कीमत कैसे तय होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। घर से लगा
प्लस लाभ, फैक्टर कॉस्ट, सरकार का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगा तो रही है कंपनी के मालिक पर, टूथब्रश के, लेकिन सरकार वसूलता किससे है? जनता से, क्योंकि दाम में इसे क्या कर दे रहा है? वो जोड़ दे रहा है। इसीलिए एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के साथ बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है, ये लगाया किसी और पे जाता है और वसूला कहीं और से जाता है। समझ पा रहे हैं? अप्रत्यक्ष कर, यानी इसको और दूसरे भाषा में कह सकते हैं, कांटो कहीं और खून कहीं और निकले। ये टूथब्रश जो आप खरीदने गए हैं, सरकार ये इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो रही है इस टूथब्रश कंपनी के मालिक पर, लेकिन ये वसूल किससे रहा? वो टूथब्रश कंपनी का मालिक ये वसूल रहा है कस्टमर से। इसीलिए एमआरपी इंक्लूडिंग टैक्स, अप्रत्यक्ष कर इसे कहते हैं। और वो भरता कौन है? कस्टमर। और कस्टमर का मतलब ही है कष्ट से मर। ठीक है, तो मैं ये सेट कर रहा था मार्केट में किसी चीज की दाम कैसे तय होगी। तो भाई किसानों के प्रोडक्ट का भी तो दाम तय करना है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें एक और नीचे है सब्सिडी, ये अभी समझाऊंगा नहीं, या सब्सिडी भी समझ सकते हो, यहां पे सिंपल सी बात है, माइनस सब्सिडी होता है यहां फॉर्मूला में, या अभी मत रुको, अब बाद में बात करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगा। फिलहाल अभी मैं सिंपली आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी चीज की बाजार में कीमत कैसे तय होती है, किसी सामान्य वस्तु की, जिसको मैंने एक टूथब्रश लिया उससे समझाया। अब मैं ये क्यों समझाया? क्योंकि मैं एमएसपी समझा रहा हूं आपको, तो उसमें ये मैं बता रहा हूं कि किसान के भी अनाज की कीमत आप तय कर रहे हो ना बाजार में, तो ये कैसे तय करोगे? तो यहां से क्या एक चीज निकल पाई, सीएसीपी क्या देखती होगी इसको सेट करने में, एमएसपी को सेट करने में सीएसीपी देखती होगी कि किसान की लागत क्या लगती है खेती करने में और किसान को लाभ क्या दे दे, यही उसका एमएसपी तय करना कहलाएगा। क्या बहुत सिंपल भाषा में आपको समझ में आया क्या कि किसी फार्मर की सीएसीपी एमएसपी कैसे सेट करती है? एमएसपी ऐसे सेट करती है किसान क्या क्या घर से लगा रहा है। अब इमेजिन करो, आप आपके आसपास गांव में किसान क्या क्या अपने घर से लगाता है। चलिए बात करते हैं, क्या क्या चीजें वो खरीदता है। खरीदता मतलब जिसको वो अपने खेती के काम में लगाता है उसको जोड़े जाएगा ना। तो पहला सीड्स उसने खरीदा, बीज खरीदा, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, फिर उसने क्या खरीदा? सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। फिर वो इरिगेशन के लिए, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई या तो पंपिंग सेट से करेगा तो डीजल खरीद के लाएगा, या तो ट्यूबवेल से करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसको अपने साथ है। वेजेज, लेबर, मजदूरी, ये सब कुछ वो खरीद रहा है, एंड प्लस उसे प्रॉफिट लिखा है, इंक्लूडेड कैश एक्सपेंसेस incurred by the farmers toward the crop production such as seeds, फ्यूल, इरिगेशन एटसेट्रा। यही बात कर रहा है, इसको जोड़ना प्लस प्रॉफिट, इसको तय करके तय होता था क्या? A2। क्या A2 फॉर्मूला समझ में आया? A2 में क्या होता है? ऐसे एग्रीगेट्स जो किसान खेती के दौरान खरीदता है उसे, और प्लस ये, इसके आधार पर फिर सीएसीपी कहती थी सर रबी क्रॉप्स आने वाला है, सर आप 2000 रुपए पर क्विंटल कर दीजिए, हमें लगता है 1 क्विंटल प्रोडक्शन में इस किसान का जो कुछ खरीद लागत है वो इसका 1800 है या 1700 है, और 300 सर इसको प्रॉफिट मिल जाए तो इसका 2000 एमएसपी कर दीजिए। ये सेट है। एक बेसिक बात, हम हाउ का जवाब ढूंढ रहे हैं, कैसे सीएसीपी डिसाइड होता है, सीएसीपी डिसाइड करता है एमएसपी। अब देखो क्या हुआ, इसको लेकर के विवाद होता है किसानों के बीच में। किसान में भी कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे ना, सामान्य किसान को तो कुछ भी बता दो, लेकिन उनके अपने संगठन हैं, उसमें कुछ कृषि विशेषज्ञ हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने देखा कहा या तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, तो ये तो खाली जो खरीद रहा किसान वही वही दे रहे हैं, और किसान जो खुद खट रहा है उसके परिवार के लोग खट रहे हैं, उसका क्या? तो एफएल, देखिए फिर बात आई A2 प्लस एफएल। एफएल स्टैंड फॉर फैमिली लेबर।
FL स्टैंड फॉर फैमिली लेबर। FL फैमिली लेबर। अरे भाई, किसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिलेटिव्स के साथ एकदम जुटा हुआ खेत के अंदर, वो कहीं और काम करता तो उसे पैसा नहीं मिलता, तो उसकी मजदूरी कौन जोड़ेगा? उसको तो आप ऐसे ही छोड़ दिए हो, क्योंकि वो ओनर है उस लैंड का। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का दाम अगर जोड़ रहे हो, किसी बिजनेसमैन से पूछो, वो खुद अपनी सैलरी रखता है। किसी कंपनी का मालिक वो अपनी अलग से सैलरी रखता है, क्योंकि वो अपना दिमाग उसमें लगा रहा है। आप जब देखेंगे किसी कंपनी का CEO या किसी इस तरह की सिचुएशन में, तो वो खुद अपना सेट करता है इस चीज को लेकर के। तो किसानों का कहना था, भाई हमें A2+FL यानी फैमिली लेबर भी हमारा सेट करो, उसके साथ दो। तो शुरू हुआ एस्टिमेटेड वेजेस ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो ये दूसरा सेट हुआ A2+FL, एस्टिमेटेड वेजेस ऑफ फार्मर्स फैमिली, A2+FL। फिर बात होती है किसकी? किसानों ने कहा हम इस पे भी नहीं मानेंगे। हालांकि सरकार अब मान चुकी है A2+FL पे देने के लिए, सरकार अभी इस पे दे रही है। और इसका रीजन यही है, सरकार क्या कहती है, अभी देखिए मैं 2022-23 के आंकड़े अगर मैं आपको दूं इकोनॉमिक सर्वे के, तो उसमें आप देख पाएंगे, देखिए MSP फॉर ऑल मैंडेटेड क्रॉप्स फिक्स एट 1.5 times फॉर ऑल इंडिया वेटेज कवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस 2018। MSP 1.5 गुना बढ़ाया गया, यही A2+FL पे देना शुरू किए। ये आंकड़े मैं ले रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स इसको बढ़ाया गया MSP, यानी सरकार अभी A2+FL पे देने को राजी है। लेकिन सुनिए, मामला ये रुका नहीं है। किसान संगठन के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें क्या, हमें C2 पे दो। C2 मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। C2 का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। अब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का क्या मतलब है? अभी मैंने कहा जब किसी भी कॉमर्शियल गुड्स का दाम तय होता है, तो उस कॉमर्शियल गुड में वेजेस को तो ज्वाइन किया ही जाता जो खुद लगा रहे हैं। और उसने कहा, उसमें यह भी जोड़ा जाता है कि अगर कोई कैपिटल, कोई किराए रेंट पे, या अगर कोई बिजनेसमैन किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए लोन ले रखा है, तो उस लोन का ब्याज का भार वो अपने उस मूल्य में जोड़ता है जो उस वस्तु के लिए तय करता है, और उसके फैक्टर कॉस्ट में जोड़ता है वो। तो किसान का कहना, भाई ऐसा हम KCC ले रहे हैं और KCC हमें ब्याज देना पड़ता है, और उसी KCC से जो पैसा मिला है उस पैसे को हम इन्वेस्ट किए हुए अपने खेत में, उसको यूज कर रहे हैं, उस पे ब्याज दे रहे हो, उसको ब्याज को भी तो जोड़ो हमारे MSP तय करने में, उस ब्याज को भी सेट आउट करो इस MSP तय करने में। और सरकार इसलिए कहती है कि भाई हमें C2 पे, सरकार से एक संगठन कहते हैं C2 कॉम्प्रिहेंसिव। C2 मतलब A2+FL, ये वाला, ये तो मिले ही मिले, प्लस कृषि कार्य के लिए, फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो KCC, आपने नाम सुना होगा शायद, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC जो लोन ले रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत जो ये लोन लिया जा रहा है, उस लोन की कंडीशन क्या है, उस लोन पे जो ब्याज का भार है उसको भी हमारे MSP पे जोड़ा जाए। देखिए लिखा है इंटरेस्ट ऑन द फार्म लैंड्स रेंट, और मान लो हमने जमीन किसी की किराए पर लिया हुआ, तो उसको भी जोड़ो भाई। मान लो हम जमीन के मालिक नहीं है, या हमारी जमीन हमने किसी किराए पर ली हुई, वो भी तो हमारे। अगर किसी प्रोडक्ट के एक पेन की कीमत पे जिस बिल्डिंग में बन रहा है उसके रेंट को भी जोड़ा जा रहा है इसके कीमत पे, उस टूथब्रश की कीमत पे, मैंने अभी बताया था आपको। तो किसान ने अगर रेंट पे लिया तो उसको क्यों नहीं जोड़ रहे हमारे MSP में? दूसरी बड़ी बात, अगर हमने उधार ले रखा है उसके ब्याज के भार को भी जोड़ो। एंड दैट इज व्हाट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, C2 की डिमांड हो रही है। और मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ संगठन C3 भी कह रहे हैं। C3 क्या है? C2 प्लस 10% ऑफ C2 प्लस 10% ऑफ C2। अच्छा देखिए, आप लोग, कुछ लोग तब से C2 से परेशान हो गए होंगे। C2 का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट, और मैं आसान भाषा में बता रहा हूं। CACP ने कहा भैया
बहुत आसान भाषा में कैसे तय कर रहे हैं। चलिए फिर से शुरू थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई चीजें आ गई ना, तो थोड़ा सा कभी कभी डिरेल्ड हो जाते हैं आप, क्योंकि देख रहे हैं आप। तो पहले समझ लेते हैं। पहली बात, सीएसीपी की जिम्मेदारी क्लियर है आपको। बात नंबर 2, सीएसीपी कब बना ये क्लियर है आपको। सीएसीपी का काम अभी मैंने बताया, क्लियर है आपको। अब अगला सवाल है कैसे, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला नंबर A2। A2 में सामान्य भाषा में किसान अपने खेती काम के लिए जो कुछ भी खरीदता है, अब क्या क्या खरीदता है वो मैं बता चुका हूं, आपको खुद पता है, बहुत आसान है। खेती अगर किसी खेत देखा होगा तो बता होगा, किसान सीड्स खरीदता है, किसान फर्टिलाइजर खरीदता है, किसान इरिगेशन की चीजें खरीदता है, तो वो प्लस उसको प्रॉफिट, ये मिल जाए A2। कृषि संगठन गुस्सा होंगे कि नहीं इस बात को लेकर के, कि जब मार्केट के अंदर और वस्तुओं की कीमत को तय करने का जो सेट फॉर्मूला है, उसके हिसाब से आप हमारे लिए एमएसपी क्यों नहीं तय कर रहे हो भाई? तुमने ये तो जोड़ा ही नहीं कि हमारा फैमिली लेबर क्या होगा। फॉर्मूला चेंज करो, A2 प्लस FL बनाओ। हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारी फैमिली की चीजें इसमें जुड़नी चाहिए कि नहीं जुड़नी चाहिए, तो उस A2 प्लस FL को सेट करो। अब जैसे A2 प्लस FL सेट हुआ, सरकार ने कहा, मैं भी आपको समझाऊंगा अभी सरकार C2 क्यों नहीं मान रही है। फिर किसान ने कहा रुको, A2 प्लस FL तो दे रहे हो, C2 पे आओ। अभी भी पूरा सेट पैरामीटर नहीं कर पाया तुम। जैसे उस टूथब्रश की कीमत पे, अगर उस टूथब्रश कीमत का मालिक, जो उसका ओनर है कंपनी का, अपने बिल्डिंग के रेंट को उसके प्राइस में जोड़ रहा है, तो हम भी तो जमीन रेंट पे लेकर के खेती करते हैं, हमारे एमएसपी पे कौन जोड़ेगा भाई? तीसरी चीज, अगर उस टूथब्रश कंपनी का मालिक अपनी कंपनी को चलाने के लिए उसने कुछ क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, उसके ब्याज के भार को वो जोड़ रहा है, हम भी तो केसीसी लेते हैं, उसे भी जोड़ो। हम अपने सामान को खेत से कट करके उसके फूड ग्रेन को लाद के लाते हैं अपने घर, वहां रखते हैं, फिर वहां से उठा करके लेके जाते हैं बेचने के लिए। जब इन चीजों को इन जगहों पे हम रख के बेच करके आते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, वो कौन जोड़ेगा? वो भी तो लग रहा है, वो भी जोड़ो। और यही मैंने कहा C3, तो इस C2 समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा आपको। मतलब C2 जैसे समझ लो कि किसान की डिमांड बढ़ती जा रही है, हालांकि वो जेन्युइन है। अब क्यों जेन्युइन मैं आपको बताता हूं। किसान का दुर्भाग्य क्या है इसको समझिए। सरकार कभी भी नहीं चाहती कि फूड ग्रेन इन्फ्लेशन बढ़ जाए, खाद्यान्न महंगाई बढ़ जाए। सरकार कभी नहीं चाहेगी गेहूं और चावल की कीमत 1000 रुपए किलो हो जाए, और किसान के साथ समस्या, बेचारा उसकी जीवन उसी पर टिका हुआ है। अपने कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस करती है गवर्नमेंट, लेकिन किसानों का क्या है? और इसीलिए मैंने आपसे कहा था एक दिन कि किसी किसान के कान में जाके धीरे से कहिएगा, भगवान करे तुम्हारा बेटा भी किसान बने, खींच के थप्पड़ मारेगा। वो कभी नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी किसान बने। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उसका भाग्य ही ऐसा है, उसके अपने प्रोडक्ट की कीमत जिंदगी में उसे बहुत अच्छी नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकार कभी फूड ग्रेन इन्फ्लेशन बढ़ने ही नहीं देना चाहती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार को यह समझना पड़ेगा कि अपने किसान भाइयों को किस तरीके से हमें एप्रिसिएट करना है। तो मैं C3 की बात कर रहा था। C3 का मतलब क्या है? C2 प्लस C2 का 10%। और किसान की डिमांड देखो, ये कह रहा है मेरा ये मैनेजरियल स्किल है, इसके कारण मैं उस खेत का प्रबंधन कर रहा हूं, इसलिए मुझे पर्सनल मिलना चाहिए 10% और इसका, और इन सबको जोड़ करके मेरी एमएसपी तय की जाए। क्या एमएसपी की कीमत कैसे सेट होती है, ये बातें हुई। और तीसरी चीज क्या है, अब बड़ा सवाल है, सरकार C3 क्यों नहीं दे रही? और मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। 2004 में MS स्वामीनाथन साहब का नाम सुना होगा आपने। 2004 में बनता है नेशनल फार्मर कमीशन, राष्ट्रीय कृषि आयोग, और इसके अध्यक्ष बनते हैं MS स्वामीनाथन साहब, जिनको अभी इस वर्ष नोबेल प्राइज, भारत रत्न दिया गया है, माफ कीजिएगा। और दूसरी बड़ी चीज यह है, MS स्वामीनाथन साहब ही वो व्यक्ति हैं जो देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लेके आए। किसी दिन बात करूंगा हरित क्रांति क्या है, कैसे कैसे करती है काम। C2 पे एमएसपी देने के लिए इन्होंने 2004 में ही रिकमेंड कर दिया था MS स्वामीनाथन कमेटी की तहत। 2004 में ही इस चीज को इन्होंने रिकमेंड कर दिया था।
तो नेशनल फार्मर कमीशन 2004 में बनता है, एक पॉइंट है, देख लीजिए इसको। और एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने 2004 में ही कह दिया सरकार को C2 पे देना चाहिए एमएसपी। अभी तक सरकार C2 पे नहीं दे पाई है, 20 साल हो गए, 2004, 14, 24। अब सवाल यह है कि सरकार देती क्यों नहीं एमएसपी C2 पे या C3 पे, सरकार एमएसपी क्यों नहीं देती? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है समझिए थोड़ा सा। उसके पीछे रीजन ये है, गवर्नमेंट है, एमएसपी तय हो गया, और ये किसान है, इस किसान से एमएसपी पे जब खरीद लिया गया, यानी प्रोक्यूरमेंट प्राइस पे खरीद लिया गया, तो अगर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, यानी बहुत ऊपर दिया जाएगा, तो सरकार के खरीदने के लिए जो प्राइस है, जो पैसे लगाएंगे, वो बहुत बढ़ जाएगा, यानी सरकार का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। सरकार फिर इसे सस्ते दामों पे बेचेगी, यानी पीडीएस पे बेचेगी। कुल मिला के सरकार सपोज 20 रुपए में खरीद रही है, 0 रुपए में बेच रही है, सरकार की सब्सिडी का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। और सरकार ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट के दौर से गुजर रही है, और सब्सिडी देना राजस्व खर्च माना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च वह खर्च होता है जिससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता। राजस्व खर्च वह खर्च होता है जिससे कोई लायबिलिटी नहीं होती, देयता समाप्त नहीं होती, और राजस्व खर्च को एक बैड एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाता है। तो सरकार को अगर अपना घाटा कम करना है, तो उसके लिए सरकार को अपने राजस्व खर्च में कटौती करनी होगी, न कि अपने सब्सिडी के बर्डन को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। इसलिए सरकार बचती है अपने घाटे को कम करने के लिए, किसान भाइयों को जरूरत से ज्यादा एमएसपी देने से बचती है। समझ पाए? क्योंकि सरकार का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। और मैं आपको एक टर्म बता दूं, सरकार ने बजट 2023-24 में कहा है कि हम 4.6% ऑफ जीडीपी लेके आएंगे बाई 2026 तक। उस बजट में गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने राजकोषीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ऐसे समझ लिए, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का एक फॉर्मूला होता है, मन करे तो आप लिख लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। राजकोषीय घाटा बराबर कुल खर्च ऋण कुल आय, बाजार से उधारी और अन्य देयताओं को छोड़कर। बाजार से उधारी और अन्य देयताएं क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं होती। आप बाजार से उधार ले लिए हैं, आपकी इनकम है, इसको निकाल करके अपने खर्च से अपने आय को निकालिए, तो आपको मिल जाएगा राजकोषीय घाटा। और जिस देश का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उस देश में राजस्व बर्डन बहुत बढ़ जा रहा है, उस देश में उधार बहुत लिया जा रहा है। तो सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कमिटेड है। 2026 तक 4.6% तक लाना है जीडीपी के। आपके मन में सवाल होगा कि सर अभी कितना है? अभी 5.9 है, और कोविड में ये 9.2 हो गया था। और मैं आपको बताऊं एक और अच्छी बात, अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अनुसार, FRBM एक्ट के अनुसार ये कितना होना चाहिए? 2.5%। मतलब अगर जीडीपी का इतना हो तो बढ़िया है, इतना होना चाहिए। अभी है इतना, कोविड के टाइम पे इतना चला गया था, और सरकार ने तय किया 26 तक कितना लाना है, इतना लाना है। तो इसको और क्यों बढ़ाना है भाई? इतना बस समझ लीजिए, क्यों FRBM, क्यों ये एमएसपी ज्यादा नहीं दे रही सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। और एक और टर्मिनोलॉजी में आपको समझा देता हूं, सरकार जब अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जो स्ट्रेटजीज अपनाती है, इसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, हिंदी में इसके शब्द है वित्तीय समेकन, राजकोषीय समेकन।
राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपने बजट में तय करती है उसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, वित्तीय समेकन। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा था कि सरकार क्यों नहीं किसान को, सरकार की भी अपनी मजबूरी है। राजकोषीय घाटा देखिए होना इतना चाहिए जीडीपी का 2.5 है, अभी इतना, कोविड के टाइम पे यहां तक चला गया था और सरकार चाहती क्या कर, कमिटेड है 4.6 जाने के लिए, इसलिए सरकार नहीं देती है क्या, एमएसपी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हमने पता चल गया हाउ, कैसे एमएसपी दिया जाता है। क्या ये क्लियर हुआ आपको? न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे दिया जाता है, किसान कैसे इस पे काम करते हैं, और किसान भाई क्यों एजिटेशन कर रहे थे या क्यों इस बात को कहते हैं? किसान का कहना है कि भाई हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य आगे करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको बढ़ाओ, C2 C3 तक लेके आओ, हमें अच्छी कीमत इसकी मिलनी चाहिए। अब आ गया एक एनालिटिकल पार्ट कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसके सजेशंस क्या हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ये तरह चैलेंजेस के कुछ पॉइंट, ये है इसके बेनिफिट्स के कुछ पॉइंट। तो इसके बेनिफिट्स के क्या पॉइंट्स हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसका सजेशन क्या है, ये एक एक चीज, और फिर उसके बाद से 2018 में जो क्वेश्चन आया है उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगले वीडियो में। चीजें अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए कैसा लग रहा है आपको, और अपने सजेशंस भी दीजिए, क्या उस पर बात कर सकते हैं हम लोग, और कौन कौन से टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। और देखते रहिए अर्थ की पाठशाला, कहाँ? ध्येय टीवी पे।